नमस्कार, मैं सीताराम यादव आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर हाजिर है जिसका नाम है मौलिक अधिकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास में ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर क्लास से मैं इस टॉपिक में से हर बार मैंने एग्जामिनेशन में एक आध सवाल जरूर करता हूँ। 11th तो 12th या 10th में तो बड़े सवालों में इसको काउंट किया जाता है, खासतौर पर 12th में ये सारे नंबर की स्थिति में आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे उस विषय के अध्ययन में मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मौलिक अधिकार माना जाता है, इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम क्लास 9 की बात करते हैं। 9th में अभी आपको पता है एनसीईआरटी सिलेबस आया है, नया सिलेबस है। एनसीईआरटी सिलेबस में सिस्टम वही है, वही 4 प्रकार के चैप्टर्स शामिल किए जाते हैं। 4 प्रकार के जो विषय है उनको शामिल किया गया है: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। 4 प्रकार के जो पोर्शन है, 4 प्रकार के जो भाग में विषय है, उन चारों को शामिल किया गया है। क्योंकि इससे पहले आरबीएससी जो सिलेबस था और अब वापस एनसीईआरटी सिलेबस आया है क्लास 9 में, नेक्स्ट ईयर इसको क्लास 10th में लागू करेंगे। तो इसमें आगे हम पोर्शन पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का, और पॉलिटिकल साइंस का भी एक पोर्शन है मौलिक अधिकार अध्ययन। एनसीईआरटी सिलेबस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर जो भी विषय है और उन विषयों की जो विषय वस्तु है वो बहुत आसान है, बहुत इजी है और बिल्कुल डिवाइडेड है, बटी हुई है। बटी हुई से मतलब यहाँ यह है कि हमको ब्लूप्रिंट मिलता है, हमको लेसन्स वाइज क्वेश्चंस का जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो आपको देंगे। अपना लेसन है, इसमें से इतने नंबर ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हमारे पास से जो सिलेबस होता है ब्लूप्रिंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है कि ये क्वेश्चन लेसन है, इसमें से ये इतने नंबर की क्वेश्चन आएंगे, ये इतने नंबर का। ये सबसे बड़ी खासियत है। और स्टूडेंट के हिसाब से या मैं खुद बात करूं अपने टीचर के हिसाब से, एनसीईआरटी सिलेबस मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बेस्ट सिलेबस है। आपको पता है 4 साल पहले ये सिलेबस था, फिर इसको हटा कर आरबीएससी सिलेबस आया, अब वापस एनसीईआरटी सिलेबस आया। तो बहुत अच्छा सिलेबस है और फर्दर स्टडी, कहने का मतलब हमारे छोटी क्लासों में की गई जो स्टडी है, अध्ययन है, उसका फायदा हमें आगे के अध्ययनों में मिलता है। जैसे हम बात कर रहे इसी मौलिक अधिकार की, तो ये मौलिक अधिकार का पोर्शन आपको कुछ तक 8th में पढ़ के आए, 10th में भी है, 11th में भी और 12th में भी। 12th के बाद जैसे ही हम अपनी यूजी में जाएंगे वहां भी है, पीजी में भी है, कंपटीशन क्लास में भी। तो इसलिए आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान में इसकी स्थिति क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जैसे हम भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे तो इसमें चीजें हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार किया गया, तो बहुत सारे देशों में संविधान का अध्ययन किया गया, वहां से जो अच्छी चीजें थी, वहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो थे, विषय वस्तु थी, वो हमने स्वीकार की। तो ये मौलिक अधिकार, ऐसे अधिकार मतलब ये कहां से लिए गए, ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ये नहीं, तो ये भारतीय संविधान में इसकी स्थिति है। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है और अमेरिका के संविधान जिसको लिया गया। याद रखने का ऐसा है कि ऐसे अमेरिका और ऐसे अधिकार, ऐसे याद रखना, ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा याद रहे। कह रहे हैं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा हमें इसी बेसिक जो नॉलेज है वो प्राप्त होनी जरूरी है। अब बात करते हैं कि ये है क्या, एक्चुअल में है क्या। हमने ये भी देख लिया यहाँ है, यहाँ से आता है तो यहाँ से लिया गया, ये है क्या। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, हम गिवन टैग के प्रोसेस में चलते हैं, ठीक है। गिवन टैग लेना व देना, या हम इसको उल्टा लिखते हैं, देना लेना। मतलब कि हम किसी को कोई चीज क्यों देंगे, हम किसी को कोई वस्तु क्यों देंगे, हम किसी को कोई भी ऐसे, हम अपना विचार हो, हम अपना समय हो, हम अपना धन हो, अपनी स्वतंत्रता है, हम किसी वस्तु को, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को क्यों देंगे, क्योंकि वो संस्था से भी हमें कुछ लेना। तो इसलिए गिवन टेक, लेना और देना लगा रहता है। तो हमारे लोकल लैंग्वेज में भी मेरे को तेरे से क्या लेना देना है, ठीक है। तो अगर हमें उससे कुछ लेना है तो हमें उसे कुछ देना पड़ेगा, और हमने उसको कुछ दिया है तो हम उसे लेंगे जरूर। यही भारतीय संविधान करता है। क्या करता है संविधान, हमें क्या देता है, अधिकार, और हमसे क्या लेता है, अपने कर्तव्य। देश के प्रति, संविधान के प्रति अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो वो संविधान हमें क्या देता है, अधिकार देता है। तो अगर हमें अपने अधिकारों को लेना है तो हमें अपने कर्तव्यों को मानना पड़ेगा, और अगर हम अपने कर्तव्यों को मान रहे हैं तो सीधी सी बात है हमें अधिकार मिलता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति, इस व्यक्ति के कर्तव्य, इस व्यक्ति के कर्तव्य, इस व्यक्ति के क्या बन जाते हैं, इसके कर्तव्य इसके बन जाते हैं अधिकार। इस व्यक्ति के कर्तव्य इसके अधिकार बन गए, और इसके कर्तव्य इसके अधिकार बन गए। इसीलिए हम मौलिक अधिकारों को इंपॉर्टेंट मानते हैं, मौलिक अधिकारों को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार हमें भारतीय संविधान का पालन करने का कारण देते हैं। मौलिक अधिकार हमें संविधान का पालन करने और संविधान को मानने का एक कारण हमें प्रदान करते हैं। यही कारण है कि 70 साल से भारत का जो संविधान है वो अक्षुण्ण बना हुआ है, और भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जनमानस है, उसके मन में आस्था और उसके प्रति जो विश्वास है वो बना हुआ है। तो इसलिए मौलिक अधिकारों की सीधी सीधी सी हम मान सकते हैं कि व्याख्या है, परिभाषा है, या इनका सीधा सीधा सा ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं कितने का। तो जो अपना मूल संविधान था, मूल संविधान में ये थे 7, और वर्तमान में है 6। तो एक कम हो गया, -1, वो था अपना संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 इसको हटा दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया, और सरकार ने या विधायकों ने कहा कि अगर देश में किसी व्यक्ति को, इससे पहले संपत्ति के अधिकार को हटाने से पहले मौलिक अधिकार था, और सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति चाहे वो चलो बच्चा उसका अधिग्रहण नहीं कर सकती थी। तो बहुत सारे सरकार को बहुत सारे कार्य क्रियाकलापों में या देश के क्रियाकलापों में ये जो अधिकार था वो आड़े आ रहा था या बीच में आ रहा था। ये कारण दिया दलील दी गई कि अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति राष्ट्र हित में प्रयुक्त की जा सकती हो या राष्ट्र हित में मध्यस्थ हो रही हो, बीच में आ रही हो, तो उसको अधिग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया, और वर्तमान में कितने बचे, 6 मौलिक अधिकार बच गए। अब इन 6 मौलिक अधिकारों का अध्ययन करें। देख लेता हूं नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6।
इसको याद करने का और इसका सीक्वेंस याद करने का एक बहुत अच्छा आसान सा तरीका है, क्योंकि हमें इसका सीरियल याद करना जरूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसका यही है कि हमें इसका सीरियल याद करना बहुत जरूरी है। बगैर इसके सीरियल के, बगैर इसके जो क्रम है उसके, हम जो संविधान में जो अनुच्छेद है उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो इसको याद करेगा, सीधा सीधा सा ट्रिक है। हम लिखते हैं सबसे पहले से लिख दो, उसके बाद आधा से लिख दो, से को आधा, ठीक है। दो बार हमने लिख दिया, फिर दो जगह छोड़ दो और फिर दो से और लिख दो, और दोनों के ऊपर दो बिंदी लगा दो। क्या किया हमने? पहले से लिखा, से कौन सा? शंकर वाला, से कौन वाला नहीं, से सीताराम वाला, ठीक है। तो से लिख दो, फिर आधा से लिख दो, दो बार लिखा, दो छोड़ दो, अब दो छोड़ उनकी दो बिंदी हो गई और दो से लिख दो। एक तरीका है, बीच में लिख दो हमेशा, क्योंकि यहाँ दो लिखा, दो छोड़ा, दो लिखा, तो ये शोध का विषय है, जांच का विषय है, हमने ऐसा क्यों किया? तो हमने लिख दिया बीच में शोध। यहाँ पे एक बार ये शब्द मुझे याद है, मैंने पहले से लिखा, फिर आधा से लिखा, फिर दो छोड़े, फिर दो से लिखे, दोनों के ऊपर दो बिंदी लगा दी और बीच में लिख दिया शोध। अब इनको लिखते हैं पूरा। से समानता का अधिकार, से समानता का अधिकार। आधा से हो गया तो स्वतंत्रता का अधिकार। पूरा से समानता, आधा से स्वतंत्रता, शोध से शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोध से क्या हो गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। धैर्य से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। से संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार ये सीक्वेंस हो गया अपना 6 मौलिक अधिकार का। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हमने सीरियल लिख दिया, सीक्वेंस लिख दिया, 6 के 6 लिख दिए। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है क्या? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 12, 13, 12 और 1 13 और 3 और 1 को कर दो उल्टा, 31। 12, 13 और 31। अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी? अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। और 31 जो था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको क्या कर दिया गया? हटा दिया। तो 3 अनुच्छेद हो गए, 12, 13 और 31, राइट है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 31, 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में मौलिक अधिकारों को, क्योंकि बहुत बार क्या होता है इन अधिकारों का दुरुपयोग या गलत उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो किस प्रकार, जैसे अभी धारा 144 लगती है, अभी लॉकडाउन हुआ तो ये इस अधिकारों के तहत धारा 144 से वो लगती है, जिसमें 5 व्यक्ति, जिसमें सब अपनी स्वतंत्रता है, कहीं भी निर्माण रूप से आने जाने की स्वतंत्रता को कैसे सीमित किया जा सकता है, इसी के थ्रू होता है कि कैसे मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, रोका
जा सकता है। ठीक है, 12 13 और 30 हो गया। अब बचे 14 से लेकर 35, जिसमें एक 30 वाट आते हैं। ठीक है, अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का भी एक सीधा सा एक ट्रिक सा है, तरीका है। यहां लिखो 5 4 2 4 2 4, 5 4 2 4 2 4, 54 24 24, 54 24 24। कहने का मतलब है इसमें ये संख्या है कहीं अनुच्छेदों की संख्या। यहां अनुच्छेदों की संख्या है ये। समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद है? 5, स्वतंत्रता के अधिकार में 4, शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 4, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में 2 और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में यहां मैंने 4 याद रखने के लिए लिखा है। यहां केवल एक अधिकार है और वो है कौन सा है? 32। ठीक है, इसमें एक ही है 32, बाकी 33 34 और 35 को निर्वासित अधिकार होते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने अनुच्छेद हुए? 5 अनुच्छेद हुए। तो 12 और 13 में काउंट यहां कर लिया, 14 से करेंगे तो 14 से 18, 14 से 18 का मतलब यहाँ 4 ही हुए। यहाँ काउंट करेंगे 14 15 16 17 18, तो 14 15 16 17 18 कितने हुए? 5 हो गए। यहाँ कितने बता रहा है? 4 बता रहा है, तो 19 से 22, तो 19 20 21 और 22। फिर यहां 2 बता रहा है, तो 23 और 24, यहां होंगे 23 और 24। यहां 4 बता रहे हैं, तो 25 से 28, तो कितने हो गए? 25 26 27 और 28। फिर इसमें कितना बताया? 2, तो 29 और ये 30 इसमें 2 गए, तो यहाँ हो गए 29 और 30। यहाँ हमने कितना बताया? एक अनुच्छेद बताया। मेरे सामने समझ में आ गया होगा ये सारा हिसाब किताब सारा लगे कि पहले हम अधिकारों का सीक्वेंस लिखते हैं, उसके बाद अनुच्छेदों का सीक्वेंस लिखते हैं। और अनुच्छेदों का सीक्वेंस जो सीरियल हो याद रखने का तरीका ये है कि 5 4 2 4 2 4, एक दो बार आप इसको देख के रिहर्सल करोगे ना, तो अपने आप ये चीज नोटिस में आ जाएगी, अपने आप ये चीज क्लियर हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चलो स्टूडेंट, इससे आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये जो समानता का अधिकार है, अब इसमें हमने 4 अनुच्छेद देखे हैं। स्वतंत्रता के अधिकार 5 स्वतंत्रता के अधिकार में हमने 4, इसमें 2, इस प्रकार ये अनुच्छेद जो है वो किस किस स्टेप्स में है, ये इनके अंदर कौन कौन से जो हमारे अधिकार है वो दिए गए हैं, कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो हमें प्राप्त हुई है, उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो पहले हम समानता के अधिकार की बात करते हैं। समानता का अधिकार, यहां लिखता हूं मैं अनुच्छेद 14 15 16 17 18। अनुच्छेद 14 15 16 17 और 18, ये 5 अनुच्छेद है, वो हो गए। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष, या हम इसको और भी लिखते हैं विधि के समक्ष, के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। इसके 15 अनुच्छेद कहता है जाति
धर्म, लिंग, वर्ग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद किया जाता है उसका अंत करने का जो अनुच्छेद है वो अपना अनुच्छेद है 15। अनुच्छेद जो 16 है वो है अवसरों की, पूरा लिखते हैं, लोक नियोजन में अवसरों की समानता। लोक नियोजन में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। इस प्रकार समानता के अधिकार में 5 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। पहला है कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता। ये क्या है? तो इस पूरे के पूरे हम अनुच्छेद की बात करते हैं या खास तौर पर हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो हमें ये 4-5 चीजें, हमें कॉमन चीजें याद करनी है। जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब नहीं किया जाएगा, यहाँ क्या है? कानून। तो हम इसमें ये सब्जेक्ट जो है वो जोड़ना शुरू कर देंगे। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? वही जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वर्ग के आधार पर, आर्थिक आधार पर, आंतरिक आधार पर, सामाजिक आधार पर किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और वह विधि या कानून के समक्ष क्या होगा? समान होगा। आपको पता है जैसे हम सीरियल्स में या मूवीज में देखते हैं तो जो कानून की जो देवी है, हम कोर्ट अदालतों में देखते हैं कि एक लेडी है जिसके हाथ में एक तराजू है, ठीक है, जिसके 2 नीचे पल्लट जिसके हम बोलते हैं वो है, ठीक है, 2 पोर्शन है और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वो पट्टी, वो जो तराजू है वो क्या कर रही है? दोनों को समान मान रही है, सबको समान मानती है। उसके जो दोनों जो तराजू है वो बराबर है, राइट। और उसकी आंखों पर पट्टी वो क्या कह रही है कि वो देख कर नहीं, तथ्यों के आधार पर फैसला किया जाता है। तो कानून के समक्ष सब बराबर हैं। कानून जो है किसी व्यक्ति को ये नहीं कहता कि तू तो गरीब है, ठीक है, तू तो पिछड़ा है, तू दलित है, तू महिला है, तू वहाँ से बिलोंग करता है, तू आदिवासी है, तो तेरे को वो अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो और बाकियों को मिल रहे हैं। तो कानून या विधि है उसके समक्ष सभी व्यक्ति एक समान रूप से संरक्षित होते हैं, एक समान रूप से उनके ऊपर सारे जो नियम कानून जो है वो लागू होते हैं। तो इस प्रकार इसको विधि, भारत में विधि के शासन की स्थापना भी की गई है। कानून के शासन की स्थापना की गई, जिसका मतलब है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह है विधि का शासन या कानून का शासन। अनुच्छेद नंबर 14 हो गया। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि इन सभी के आधार पर विभेद का निषेध, ठीक है। तो यहां तो कानून के समक्ष समानता है कि कानून में इस प्रकार को नहीं किया जाएगा, और नीचे हम क्या करें कि इनके आधार पर किसी व्यक्ति को कोई भी, यहां हम बात करें कानून की, मतलब यहां हम सीधी बात करते हैं जैसे अदालतों की, ठीक है। अदालत में ऐसा किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सार्वजनिक जीवन हो गया, ठीक है। सार्वजनिक जीवन में हो गया कि हम हमारे साथ, इस सार्वजनिक जीवन में हमारे साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, स्त्री पुरुष हो, किसी भी वर्ग का हो, कहाँ से भी, आदिवासी हो, दलित हो, दमित हो, ठीक है, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, उसके किसी प्रकार से उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन। यहाँ लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? सरकारी जो नौकरियां हैं,
सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। सभी को समान अवसर का मतलब है, जैसे मैं यहां लिखता हूं कि एक समान जो योग्यता वाले लोग हैं, लोगों को एक समान पद प्राप्त करने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। क्या मतलब हुआ उसका? कि जैसे हम एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, किसी को टीचर बनना है। टीचर बनने का मतलब यह सरकार ने एक टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकाले कि साहब 500 जो है वो टीचर भर्ती होंगे। ठीक है, 500 जो अध्यापक हैं उनकी भर्ती की जाएगी। अब लोक नियोजन में अवसरों की समानता क्या हो गया कि टीचर भर्ती के लिए साहब योग्यता चाहिए बीएड, ये योग्यता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करें, एक समान योग्यता, जो लोग भी बीएड हैं, जो लोग का मतलब है चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग वर्ग जन्म स्थान का हो, कहीं का भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो बीएड है तो वो ये पद प्राप्त करने का अधिकारी होगा, उनको समान अवसर मिला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता साहब टीचर है, ये योग्यता है, और साहब कोई 10th पास है और वो जाकर कहता है मेरे को साहब टीचर बना दो। क्यों? क्योंकि अवसरों की समानता है साहब, मेरे को भी सरकारी नौकरी लगना है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक समान योग्यता वाले लोग, वहाँ उसके लिए उस पद की योग्यता को पूरा करना उसको जरूरी होता है। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया टीचर का, कोई भी हो, अब टीचर के बाद कोई चपरासी हो सकता है, आईएएस हो सकता है, ठीक है, आर्मी में कोई अफसर हो सकता है। तो उनके लिए जो भी अर्हताएं, जो भी योग्यताएं निर्धारित की गई है, वो योग्यताएं अगर वो व्यक्ति पूरी करता है तो उसको वो पद जो है वो मिलेगा, उसमें किसी प्रकार से उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद है अस्पृश्यता का अंत। आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद भी बहुत दिनों तक भारत में ये एक महामारी थी जिसको हम अस्पृश्यता कहते हैं। अस्पृश्यता या हम इसको अलग एक और नाम से कह सकते हैं छुआछूत। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि भारत में जो पहले शासन का जो डर रहा था, या पहले की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो वर्ण के आधार पर थी। ठीक है, वर्णाश्रम वर्ण के आधार पर हुआ करता था। ठीक है, वर्ण 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ छुआछूत या उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनको अनटचेबल बोला जा सकता है, कहने का मतलब बोला जाता था, कहने का मतलब और उनको छू भी लिया जाता था तो उसको पाप माना जाता था, या धार्मिक आधार पर उसका बहिष्कार करने की बात कही जाती थी। तो इसका अंत, अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकार है कि वो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार में कि साहब अब अगर ऐसा हुआ, हमको ये चीज़ें मिल तो गई हैं, लेकिन अगर इनका उल्लंघन होता है तो हमारे पास क्या अधिकार है? तो अनुच्छेद 32 यही कहता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है संविधान की आत्मा? क्योंकि संविधान का महत्वपूर्ण जो दिल है, ठीक है, वो है ये मौलिक अधिकार, और यह शरीर है वो मौलिक अधिकार है। और अगर शरीर में से आत्मा को निकाल लिया जाता है तो वो शरीर जो हमारा पूरा संविधान है हम उसको शरीर माने, और अगर हम अपने मौलिक अधिकारों को अपना एक दिल माने तो यह आत्मा है, क्योंकि यही आत्मा जो है वो इनको लागू करवाने का जो अधिकार है वो हमें प्रदान करती है। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। अब किसी व्यक्ति के साथ चाहे वो छुआछूत हो या अस्पृश्यता है उसको ऐसा नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों का अंत। आपको पता है तो पहले जब भारत में राजशाही थी
तो उस समय बहुत सारी उपाधियां मिलती थी, जागीर हो गए, जागीरदार हो गए, सामंत हो गए, ठाकुर हो गए, मंत्री हो गए, है ना। इस प्रकार की बहुत सारी उपाधियां मिला करती थी और वो उपाधियां ही अपने आप में एक पद हुआ करती थी। ठीक है, जैसे कोई आदमी है उसको मंत्री का ओहदा या उपाधि मिल गया, ठीक है, जैसे राजवेद हो गए, राजमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है, हमारे अभी भी प्रधानमंत्री बनता है लेकिन हम बनाते हैं, ये उपाधि नहीं है प्रधानमंत्री, ये उपाधि नहीं, ये एक पद है। उस जिसको धारण करने वाला व्यक्ति है वो उसको स्वीकार करता है, वो उपाधि नहीं है, क्योंकि उपाधि परमानेंट होती है, जीवन पर्यंत होती है, और जो पद है वो जब तक उसको धारण करता है, जब तक उस पद को प्राप्त करता है तब तक ही उस उपाधि को धारण करता है। कहने का मतलब ये हुआ। तो पहले उस राजशाही में बहुत सारी उपाधियां मिला करती थी। अब जैसे कोई आदमी को जो महामंत्री है या प्रधानमंत्री है, सामंत वो बना दिया जाता था, तो बाकियों को हीन या कमजोर समझता था। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर था, जनता और उस उपाधि प्राप्त व्यक्ति में बहुत सारा अंतर हो जाता था। तो इस कारण ये जो समानता जो है वो स्थापित नहीं हो पाती थी। तो उसके बाद जब भारत में संविधान बना तो उसमें कहा गया कि भारतीय जो संविधान है वो किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा, कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। दो जगह जरूर ऐसा हो सकता है, एक जगह है हमारी सेना और दूसरी है शिक्षा। सेना में आपको पता है कर्नल होते हैं, मेजर होते हैं, ठीक है, सूबेदार होते हैं, उनको भी रैंक होती है। तो वो अपनी योग्यता के आधार पर वो रैंक या उपाधि प्राप्त करते हैं। योग्यता के आधार पर उन्होंने जैसा किस प्रकार का देश हित में योगदान किया है उस प्रकार की वो जो उपाधि है वो प्राप्त करते हैं। दूसरी शिक्षा, शिक्षा में भी योग्यता के आधार पर अध्ययन करके हम उपाधियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे आप B.Ed हो गया, जैसा आप PhD हो गया, ठीक है, जैसे MA हो गया, BA या BA हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार की बहुत सारी जो उपाधियां हैं वो शिक्षा में हम योग्यता के आधार पर प्राप्त करते हैं। किसी ने हमें दी नहीं है कि साहब मुख्यमंत्री जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी खुश हुए और उन्होंने हमें PhD की उपाधि दे दी, ठीक है, ऐसा वो नहीं कर सकते। अगर भारत के बाहर भी किसी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई उपाधि धारण करनी है तो उससे पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी होता है। तो इस प्रकार भारत में किसी प्रकार की उपाधि जो है वो सरकार द्वारा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उपाधियां जो व्यक्तिगत जो अंतर है, जो समुदाय है या जनता है, उसमें अंतर पैदा करती है। अब जैसे मैंने कहा दो जगह ऐसा किया जा सकता है और वो योग्यता के आधार पर ऐसा होता है या करते हैं। अब हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है वो खत्म हो गया, जिसको हम कहते हैं समानता का अधिकार। हमारे इसमें 5 अनुच्छेद हैं। कानून के समक्ष समानता, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अंत जो है, लोक नियोजन सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें अवसरों की सबको समानता मिलेगा, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। तो ये हमारा पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार खत्म हो गया। आप फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। जल्दी से नोट डाउन करो, हम तब तक अपना जो नेक्स्ट है उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 4 अनुच्छेद हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। अब व्यक्ति स्वतंत्रता हो, अपराधों के लिए दोष सिद्धि की स्वतंत्रता हो, जीवन या दैहिक स्वतंत्रता हो, या उसके अलावा बंदीकरण से जो संरक्षण है वो हमें प्राप्त होता है। मिटा देता हूँ। दो नंबर का पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। ये 4 अनुच्छेद जो हैं वो समानता के अधिकार में दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जो है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय पर
या विषय में संरक्षण। दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और नंबर 22 बंदीकरण से स्वतंत्रता। बंदीकरण से, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 22 हो गया। बंदीकरण से स्वतंत्रता। इसमें एक अनुच्छेद 21 के और है, आपको पता है, तो अभी जोड़ा गया जिसको आरटी एक्ट, जिसको हम कहते हैं आरटीई, मतलब 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का या शिक्षा की स्वतंत्रता। ठीक है, ये एक और आरटी, राइट टू एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार, इसको क्या कहते हैं? आरटीई, राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार। समझ में आया? हाँ, अब इनके बारे में, एक के बारे में थोड़ा थोड़ा हम अध्ययन कर लेते हैं। पहला है अव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम निर्बाध रूप से हम अपनी बात को रख सकते हैं सरकार के सामने, व्यवस्था के सामने, प्रशासन के सामने या किसी व्यक्ति के सामने। उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी हमारे ऊपर नियंत्रण है वो नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते इसमें एक क्लोज है अनुच्छेद 13 जिसके हम बात करते हैं कि इनको कैसे नियंत्रित की जा सकती है कि हमारी जो अभिव्यक्ति है, हमारे विचारों से किसी की भावनाओं को आहत होना नहीं चाहिए या देश की एकता और अखंडता पर खतरा नहीं होना चाहिए। अगर हम अभिव्यक्ति का मतलब विचारों की स्वतंत्रता हम कह सकते हैं। आपको पता है तो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका अखबार है, उसमें लिखा हुआ आता है, वाल्तेर लिखते हैं कि मैं, जरूरी नहीं मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, ऊपर ऊपर लिखा आता है जरूरी नहीं मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का सम्मान करूँगा। कि जैसे उसका मतलब यह कि मैं जरूर नहीं जो आप कह रहे हो मैं मानूँ, लेकिन मैं आपको कुछ कहने से नहीं रोक सकता। भाई जब भी हम अपने विचार प्रकट करते हो, सामने वाले सभी खुश नहीं होते हैं, ये सभी उससे एग्री नहीं होते, उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो नहीं कर सकते, तू बोल नहीं सकता। ठीक है, तो इस प्रकार निर्बाध रूप से हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। दूसरा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अपराधों के लिए आपको पता है कि किसी व्यक्ति को जब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक उसके ऊपर जो आरोप है वो न्यायालय द्वारा साबित न हो, न्यायालय में साबित न हो, तब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, वो अपराधी नहीं हो सकता। समझ में आ गई? वो अपराधी नहीं हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मामला मुकदमा चल भी रहा है ना, तो वो अभियुक्त होगा, दोषी नहीं हो सकता। दोषी कब होगा? जब न्यायालय उसके ऊपर आरोप सिद्ध या न्यायालय में आरोप सिद्ध कर दे, न्यायालय बाकायदा ये कहे, तब तक उसको दोषी नहीं माना जा सकता। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 क्या है कि एक व्यक्ति को एक जो अपराध है के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ए आदमी है, इसने चोरी की
और पकड़ा गया और इसको 6 माह की सजा हुई, ठीक है। इस ए आदमी ने बी के घर पे चोरी की, पकड़ा गया और 6 माह की सजा हो गई। अब 6 माह बाद छूटेगा, वापस छूटा, वापस आया, ए ने फिर मुकदमा कर दिया, सॉरी बी ने ए पर कि इसने मेरे घर पे चोरी की थी, फिर पकड़ेंगे फिर सजा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसने ये चोरी की है बी के घर में इसे ए ने और उसको सजा हो गई तो उसे उसी अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगी, उसे दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। अब है जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के जीवन को, या देह का मतलब शरीर, समझ में आ गया, जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं हम इसको, जीवन जीने का अधिकार, या हम इसको क्या कह सकते हैं, शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार। कि किसी व्यक्ति के देह को, शरीर को नहीं छीना जा सकता, समझ में आ गई, या जीवन जीने से उसे वंचित नहीं किया जा सकता, कि किसी व्यक्ति को ऐसे जबरदस्ती मारा नहीं जा सकता। एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसको हम फांसी की सजा कहते हैं, वहां पर उसको दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने के अधिकार को सीमित हो जाता है, क्योंकि उसने क्या किया, इस पूरे के पूरे संविधान के नियमों का उल्लंघन किया। तब जाकर एक विशेष प्रक्रिया, और वो भी न्यायालय में होती है कंप्लीट, उसको छोड़कर किसी व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता, उसको मतलब मारा नहीं जा सकता, या उसे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि तू तो अब मर जा, अब तू जीवित नहीं रह सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते, ना सरकार कर सकती, ना प्रशासन कर सकता है, ना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ऐसा किया जा सकता है। वैसे सारी स्वतंत्रता का अधिकार ये होता है। इसमें 21 एक कह जोड़ दिया गया 2009 में, जिसमें सभी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों जो हैं उनको अनिवार्य निःशुल्क जो शिक्षा है वो प्राप्त करने का अधिकार होगा। और इसी के तहत आपको पता है तो जो प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूलों में भी 25% जो छात्र हैं, ठीक है, जो एडमिशन जो क्लास होती है उसमें 25% छात्रों को निःशुल्क एडमिशन दिया जाता है। और यहाँ यह है बंदीकरण से स्वतंत्रता। हम यहाँ देखते हैं किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो, ठीक है। आरोप सिद्ध हो गया तो उसकी दैहिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता, चाहे आरोप सिद्ध हुआ हो, आम आदमी हो या अपराधी हो, उसको नहीं छीना जा सकता। अब यहाँ देखते हैं कि कुछ अपराधियों के भी अधिकार हैं, हमें इसको कह सकते हैं अपराधी के अधिकार। यहां पर कोई व्यक्ति जेल में है तो उसके भी अधिकार है। क्या क्या अधिकार है जेल में, कि होगा क्या, उसको बंदी बनाए जाने के कारण, बंदी बनाए जाने का कारण जानने का अधिकार होगा। मतलब क्या हुआ कि क्यों गिरफ्तार किया गया, ये कारण जानने का अधिकार हो। आपको पता है, आप फिल्में सीरियल्स वगैरह देखते हो तो उसमें वो बोलता है कि सीधा सा पुलिस वाला आता है, यू आर अंडर अरेस्ट, आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो फिर सामने वाला कहता है कि मेरा जुर्म क्या है, या वारंट दिखाओ, न्यायालय वारंट जारी करता है, वो वारंट दिखाओ, उसको कारण जानने का अधिकार होगा। क्यों किया गया साहब, वारंट दिखा दिया, उसको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, 24 घंटे में न्यायालय में पेश होने का अधिकार। अगर गिरफ्तार कर भी लिया तो 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय में पेश करना जरूरी होता है। नंबर 3, कानूनी सलाह लेने का अधिकार। वो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कानूनी सलाह ले सकता है, या कहने का मतलब अपनी इच्छा का कोई भी वकील हायर कर सकता है, उस अब कोई वकील रख सकता है जो उसकी पैरवी न्यायालय में करेगा। इस प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार में 4 अनुच्छेद 19, 20, 21 और ये 22 हैं। 19 अब व्यक्ति स्वतंत्रता, 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि है, 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 21 के आरटी आ गया, और 22 बंदी प्रत्यक्षीकरण
हो गया। तो इस प्रकार हमारा स्वतंत्रता का अधिकार खत्म होता है। आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लें। अब है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा आ गया नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितने अनुच्छेद हैं? 2 हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। 2 अनुच्छेद हो गए, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के क्रय विक्रय या क्या कहते हैं इसको, बेगार पर प्रतिबंध। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल श्रम का निषेध। ये 2 प्रकार के 2 अनुच्छेद जो है वो इसमें है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में। आपको पता है तो पहले मानव का क्रय विक्रय किया जाता, मानवों को या व्यक्तियों को बेचा जाता था, उसको बंदी बना लिया जाता था और उनका व्यापार होता था, जिसको मानव तस्करी या मानव व्यापार कहते थे। आपको पता है तो ये 18वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा या बहुत सारे जो सामंत थे उनके द्वारा व्यक्तियों को पकड़ पकड़ के उनको फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज उधर जो है वो ले जाकर बेच दिया जाता था, जिनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो ये मानव का क्रय विक्रय। और बेगार, ठीक है, बंधुआ मजदूरी या बेगारी कराई जाती थी, जिससे व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता था और उनको जबरदस्ती अपने यहाँ काम कराया जाता था। तो उसका निषेध अब ऐसा कोई नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। 24 है बाल श्रम, ठीक है। बाल श्रम मतलब 14 वर्ष से जो कम के छात्र हैं या बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम के बच्चों को जोखिमपूर्ण या सीधे लिख लो, के बच्चों को श्रम करवाने पर निषेध। 14 वर्ष से कम बच्चों का कहीं भी जो है श्रम पे नियोजन या किसी भी मजदूरी पर नियोजन करने को निषेध करार दिया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद जो अपना तीसरा भाग है मौलिक अधिकारों का शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें 2 अनुच्छेद है, मानव का क्रय विक्रय, बेगार पर प्रतिबंध और बाल श्रम का निषेध। अब हम नंबर 4 पढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कितने अनुच्छेद हैं धार्मिक स्वतंत्रता में? 4 है, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक मामलों में कराधान से छूट। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? राजकीय संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक।
ये इस प्रकार 4 अनुच्छेद है, 25, 26, 27, 28। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब हम अपने मन से, आत्मा से किसी भी धर्म को, किसी भी आस्था को, किसी भी पूजा पद्धति को, किसी भी प्रार्थना को स्वीकार कर सकते हैं। उसमें सरकार की किसी प्रकार से कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी, किसी प्रकार से कोई भी सरकार का जो नियंत्रण है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी पूजा पद्धति को स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, या किसी प्रकार के किसी भी धर्म में जो हमारी जो आस्था है उस पर सरकार कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगी। हमारा कोई राजकीय धर्म नहीं है, हमारा कोई राजकीय धर्म नहीं है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार पाकिस्तान है उसमें जो इस्लाम धर्म है जो दर्जा दिया गया है, ठीक है, जैसे श्रीलंका में है वो बौद्ध धर्म है, जैसे हम ब्रिटेन की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तो वहाँ जो ईसाई धर्म है जो दर्जा वहाँ पर इन धर्मों को दिया गया है वैसा भारत में किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव किया जाता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन। कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ मंदिरों का प्रबंधन कमेटी होती है, जैसे मस्जिदों के प्रबंधन की एक कमेटी होती है, तो वो खुद अपने हिसाब से सब कर सकते हैं। उनका नियम कानून और कायदे वो खुद बना सकते हैं, सरकार इसके लिए कोई कानून लागू नहीं करेगी। हाँ, इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि जो कुछ ऐसे कानून जो है जो कि भेदभाव को बढ़ावा देते हैं या समानता के अधिकार का हनन करते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, सरकार प्रबंधन कर सकती है। जैसे इस अनुच्छेद में कुछ मामलों में, जैसे भारत हिंदू धर्म में था सती प्रथा, ठीक है, ये धार्मिक मामलों का प्रबंधन था जिसमें हिंदू धर्म अपने इनका प्रबंधन करता था, सरकार ने इसको अवैध घोषित कर दिया गया। अभी मुस्लिम धर्म में क्या हुआ, जो कौन सी धर्म थी, 3 तलाक, 3 तलाक वाला जो इस्लाम धर्म में व्यवस्था थी उसको भी अवैध घोषित कर दिया गया। तो कुछ ऐसे प्रबंधन थे जो कि क्या थे, गैरकानूनी थे, या कहने का मतलब समानता के अधिकार के खिलाफ थे, तो वहाँ पर हस्तक्षेप किया जा सकता। इसके अलावा कोई भी हस्तक्षेप सरकार या विधायिका कार्यपालिका द्वारा नहीं किया जा सकता। धार्मिक मामलों में करादान। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्थान को दान देता है तो वो कर मुक्त रहेगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक मामलों में कराधान जो है उससे छूट होगी, ठीक है। राजकीय संस्थानों में कोई भी राजकीय संस्थान है, ठीक है, जैसा और राजकीय मान्यता प्राप्त, जैसे हम सरकारी स्कूल की बात करते हैं, सरकारी स्कूल हो या मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हो, उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, धर्म विशेष की कोई शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। सभी धर्मों में सर्वधर्म समभाव हो या धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। हम आगे शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकारों में जैसे आगे वाला जो अधिकार उसमें पढ़ेंगे कि जो अल्पसंख्यक है वो अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, जैसे मदरसे हैं, है ना, उसके बारे में जस्ट आगे वाला ही अपना जो मौलिक अधिकार है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ये हमारा 4था नंबर का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। 25 अंतःकरण की मतलब हम अपने धर्म, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी आस्था पूजा पद्धति को अपना सकते हैं। धार्मिक मामलों का जो प्रबंधन है उसका अधिकार क्या मतलब, धर्म के ऊपर जो भी प्रबंधन नियम कानून कायदे हैं वो धर्म विशेष के लोग बनाएंगे, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर किसी भी संस्था या फर्म को कोई व्यक्ति दान देता है तो उसको वो टैक्स या कर मुक्त होगा, और राजकीय संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा हो नहीं दी जा सकती है। 5वें नंबर का हमारा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। नंबर 5 है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। कितने अनुच्छेद हैं, 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद
30, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, और अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने का अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक वर्ग, भारत में फेडरल या संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संघीय शासन व्यवस्था, जिसका मतलब क्या हो गया कि केंद्र और राज्य अलग अलग अपने अधिकारों का संचालन करेंगे और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सांस्कृतिक जो हित है उनकी रक्षा करेगी। ठीक है, तो यही अल्पसंख्यक वर्गों की तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे भारत जो है उसका जो ढांचा है या जो डर रहा है वो ऐसा है, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम है और ये अन्य है। फॉर एग्जांपल सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अरबी, यहूदी, फारसी जो भी हैं वो ऐसा है। तो जो अल्पसंख्यक का मतलब बाकियों की बनिस्बत संख्या में कम हो, और बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा हो। जैसे हिंदू है भारत में ज़्यादा है, तो हिंदू तो बहुसंख्यक हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने आधार पर सभी जो व्यवस्था है उनका संचालन करेंगे। लेकिन बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक वर्गों को दबाने का काम करते हैं। जैसे हम चाइना का एग्जाम्पल लें, उसने तिब्बत की संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो भारत में क्या धर्मनिरपेक्ष है और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए गए। तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, बहुत सारे जो अल्पसंख्यक, जैसे हम मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानते हैं, जो सिख हैं उनको अल्पसंख्यक मानते हैं, जैन हैं उनको अल्पसंख्यक मानते हैं, ठीक है, बौद्ध को अल्पसंख्यक मानते हैं। तो उनके हितों की रक्षा करने का अधिकार जो है वो सरकार का या संविधान जो है वो प्रदान करता है। वो अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपनी मान्यताएं, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति, उन सबको मान सकते हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण या पाबंदी या प्रतिबंध नहीं होगा। फिर अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन करने का अधिकार। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे जो मदरसे होते हैं वो जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो स्थापित करते हैं और वो अपने धार्मिक शिक्षा को देने का काम करते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि उनको सरकार इनके को जो पोषण है या इनको जो पैसा है उनके देने में किसी प्रकार का कोई भी क्या बोलते हैं भेदभाव नहीं कर सकती। वो हिंदुओं का भी उतना ही मिलेगा अगर देती है तो, और मुसलमानों को भी उतना ही मिलता है। जैसे ईसाइयों की कॉन्वेंट स्कूलें होती हैं, ठीक है, जैनिज्म में भी ऐसा होता है। तो उनको अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उनका संचालन करने का पूरा अधिकार दिया गया है, ताकि वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने धार्मिक व्यवस्थाओं का वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं कर सकते हैं। ये इस प्रकार हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार नंबर 5 मौलिक अधिकार खत्म हो गया। नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, जिसको संविधान की आत्मा या कुंडली कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज है संवैधानिक, मतलब संविधान का उपचार, इलाज। अगर कोई बीमारी होती है, मौलिक अधिकारों में या संवैधानिक व्यवस्थाओं में कोई भी बीमारी होती है, तो उसका उपचार या जो इलाज है वो कौन सा अनुच्छेद करेगा? अनुच्छेद 32। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या होता है?
हनन है तो वह कौन से अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय की शरण ले सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत ही रिट जारी करता है किसी व्यक्ति के अधिकारों के हनन की स्थिति में, कि वो उसको सरकार को निर्देशित कर सकता है, उस अधिकारी को निर्देशित कर सकता है, उस संस्था को निर्देशित कर सकता है, या अधीनस्थ न्यायालय है उसको निर्देशित कर सकता है कि संबंधित व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, 226 के तहत उच्च न्यायालय में। ये निर्भर करता है जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है वो व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है। कहने का मतलब हम जितने भी अधिकार हमने पढ़े, 5 अधिकार पढ़े, उन अधिकारों में जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी प्रावधान है, उनका अगर कहीं भी हनन होता है तो ये जो 6 नंबर का संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो उसकी रक्षा करने का काम करेगा। इस प्रकार हमारा एक टॉपिक चैप्टर जो था, लेसन था मौलिक अधिकार, वो खत्म हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने शुरू से कहा, तो इसका एक बार आप नोट डाउन कर लें, इसको एक बार समझ लें, रिहर्सल करें, और रिहर्सल करेंगे तो अपने आप ही आपको ये चीज़ आदत में हो जाएगी, और एक बार ये चीज़ नोटिस में हो जाएगी, आदत में हो जाएगी, और रिहर्सल में आ जाएगी, तो आप इसको लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।